वेटिंग की समस्या है क्या? 5 से 6 साल का बच्चा उसमें उसकी ब्लैडर कंट्रोल इन द नाइट, जो पेशाब करने की जो कंट्रोल होती है, रिफ्लेक्सेस उसके बॉडी में होते हैं, वो कंट्रोल एक 6 साल के बच्चे में आ जाती है। अगर इस एज के बाद कोई भी पर्टिकुलर एज में अगर वो परसिस्ट कर रहा है या वो ये प्रॉब्लम दिखाई पड़ रही है कि बच्चा रात में अक्सर बिस्तर में पेशाब कर दे रहा है या फिर उसके ऐसे कॉमनली हर वीक में या हर रात में ऐसा हो रहा है, तो डेफिनेटली ये एक प्रॉब्लम है। अगर कोई एक पेरेंट में ये प्रॉब्लम हुई हो उनके बचपन में, तो रिस्क ऑलमोस्ट 44% हो जाता है। साइकोलॉजिकल इश्यूज की वजह से भी ये सिम्टम्स हो सकते हैं। हेलो एंड वेलकम टू आवर न्यू एपिसोड ऑफ हेल्दी गपशप। आई होप कि आप हमारे सभी जो गपशप्स चलते हैं वो आप पसंद कर रहे होंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे होंगे और उसे अपने जो जानने वाले हैं, लव्ड वंस हैं, उनको भी आप शेयर कर रहे होंगे। आज जो हम टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं वो है बेड वेटिंग। बेड वेटिंग के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। बेड वेटिंग का मतलब होता है, मेडिकली जो इसको बोलते हैं वो होता है नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस। नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस बोलते हैं इसे। आम भाषा में इसको अगर मैं समझाने की कोशिश करूं आपको, तो आम तौर पे देखा जाता है जो छोटे बच्चे होते हैं वो बेड पे उनको टॉयलेट हो जाता है। कभी कभी थोड़े से बड़े बच्चे होते हैं उनमें भी कभी कभी ये हो जाता है। अगर ये प्रॉब्लम परसिस्टेंट है आपके बच्चे में या एडल्ट में भी, तो ये कहीं ना कहीं एक मेडिकल प्रॉब्लम भी हो सकता है। आज जो हमारा टॉपिक है इसी प्रॉब्लम के बारे में है और इस टॉपिक पे विस्तृत बात करने के लिए आज हमारे साथ है कैलाश हॉस्पिटल के कंसल्टेंट पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट। और आज इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं कैलाश हॉस्पिटल के कंसल्टेंट पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर नेहा वी पांडे। वेलकम टू आवर हेल्दी गपशप मैम। आज जो हमारा टॉपिक है बेड वेटिंग, इससे रिलेटेड काफी हमारे पास क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो हम सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे बेड वेटिंग की समस्या है क्या? आप अगर उसको थोड़ा डिटेल में बता सकें। देखिए, एक नॉर्मल बच्चा जो होता है अप टू 5 इयर्स तक भी रात में बिस्तर में सूसू या पेशाब जिसे हम कहते हैं वो कर देता है, ठीक है। एक एज के बाद अगर ये कंटिन्यूअसली हो रहा है तो दैट इज अ प्रॉब्लम, दैट कैन बी अ डिजीज। वो एक प्रॉब्लम हो सकती है। इसी को हम मेडिकल टर्म्स में नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस कहते हैं या फिर बेड वेटिंग जो हम कॉमन भाषा में कहते हैं। तो ये बेड वेटिंग होती है। सो बेड वेटिंग की जो समस्या है ये अगर हम बात करें 10 साल से ऊपर के बच्चों में भी अगर हो तो क्या ये मैटर ऑफ कंसर्न है पेरेंट्स के लिए? देखिए, एक 5 से 6 साल का बच्चा उसमें उसकी ब्लैडर कंट्रोल इन द नाइट, जो पेशाब करने की जो कंट्रोल होती है, रिफ्लेक्सेस उसके बॉडी में होते हैं, वो कंट्रोल एक 6 साल के बच्चे में आ जाती है नॉर्मली अगर हम देखें तो अगर इस एज के बाद कोई भी पर्टिकुलर एज में अगर वो परसिस्ट कर रहा है या वो ये प्रॉब्लम दिखाई पड़ रही है कि बच्चा रात में अक्सर बिस्तर में पेशाब कर दे रहा है या फिर उसके ऐसे कॉमनली हर वीक में या हर रात में ऐसा हो रहा है, तो डेफिनेटली ये एक प्रॉब्लम है। तो अगर आप मुझे पूछें 10 साल के बच्चे में, तो जी हाँ, ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, ऐसा क्यों होता है? देखिए, कई रीजंस होते हैं, सिर्फ एक रीजन के लिए नहीं टारगेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक ब्लैडर कंट्रोल आने में टाइम लगता है, कभी कभी वो रिफ्लेक्स कंट्रोल आने में बॉडी को टाइम लगता है। तो कुछ बच्चों में ये रिफ्लेक्स जब लेट कंट्रोल आता है तो वो बच्चे बिस्तर में यूरिन पास करते रहते हैं। या कई बारी इसे कुछ क्रोमोसोम जिसे हम कहते हैं उससे भी लिंक किया गया है। कई बारी इसे जेनेटिक भी बोला गया है कि अगर बच्चे के माता पिता में से कोई किसी को भी अगर ये सिम्टम उनके बचपन में रहा हो तो चांसेस उस बच्चे में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर कोई एक पेरेंट में ये प्रॉब्लम हुई हो उनके बचपन में, तो रिस्क ऑलमोस्ट 44% हो जाता है। और अगर दोनों बच्चों में, दोनों पेरेंट्स में ये प्रॉब्लम रही हो उनके बचपन में कि वो बिस्तर में रात में यूरिन कर दे रहे हैं, तो इस बच्चे में रिस्क बढ़ जाता है ऑलमोस्ट अप टू 80%। तो जेनेटिक्स भी कुछ कॉजेज हैं। बाकी अगर आप देखें तो जैसे अदर सिम्टम्स हैं, कई बार बच्चे स्कूल में बुलिंग का शिकार होते हैं
या रात स्कूल में या कोई अदर चीज़ें, या पेरेंट्स घर में स्ट्रिक्ट माहौल है, इस वजह से साइकोलॉजिकल इश्यूज की वजह से भी ये सिम्टम्स हो सकते हैं। कई बारी लोकल कॉजेज होते हैं, जैसे ब्लैडर जो होता है, जिसे हम पेशाब की थैली कहते हैं नॉर्मल भाषा में, वो कई बारी ओवर एक्टिव होती है। ओवर एक्टिव मतलब एक जिस टाइम पे उसे रिलैक्स होना चाहिए, जिस टाइम पे उसे एट ईज होना चाहिए, वो रिलैक्स नहीं है, वो बार बार कॉन्ट्रैक्ट होती है, जिसकी वजह से ये सिम्टम्स होते हैं। तो ये सारे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से बेड वेटिंग बहुत कॉमनली बच्चों में पाई जाती है। तो इसके अगर किसी के जैसे घर में अगर बच्चे को ऐसा होता है, दैट मीन्स कोई नेफ्रोलॉजिकल इशू है उस बच्चे के साथ, अगर ये बहुत फ्रीक्वेंट होता है, ऐसा समझना चाहें? देखिए, अगर आप नेफ्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेंगे तो हम कई सारी चीजें एनालाइज करके ये बोलेंगे कि उसे नेफ्रोलॉजिकल इशू है कि नहीं। अगर एक बच्चा मेरे पास आ रहा है ये सिम्टम लेके, तो मैं पहले तो एक डिटेल्ड में उससे हिस्ट्री या पेरेंट्स से एक हिस्ट्री लूंगी कि अगर ये बचपन से ही शुरुआती तौर पे से ये अगर हो रहा है, मतलब बच्चा कभी भी ऐसा कोई हफ्ता या कोई महीना नहीं गया है कि जिसमें उसने रात में बिस्तर में यूरिन पास नहीं किया, तो उसे हम कहते हैं कि प्राइमरी एन्यूरेसिस है, मतलब वो शुरुआती से वही सिम्टम्स वो दिखा रहा है। और अगर कई बच्चों में ऐसा होता है कि वो एक एज के बाद ब्लैडर कंट्रोल आ जाता है, वो रात में कभी ये सिम्टम आया नहीं उनमें, और फिर नई तरीके से नई शुरुआत में ये सिम्टम्स आ रहे हैं उनमें, तो इसे हम सेकेंडरी एन्यूरेसिस कहते हैं। तो हर एक चीज का अलग अलग होता है। कई बच्चों में सिर्फ ये एक लौता सिम्टम होता है जहाँ पे बच्चे सिर्फ बेड वेटिंग के साथ हमारे पास आ रहे हैं। कई बार ये और बच्चे दूसरे सिम्टम्स के आते हैं, जैसे दिन में भी उनमें उनकी चड्डी हमेशा गीली रहती है, या अगर उन्हें यूरिन आता है तो वो समझ नहीं पाते हैं, वो दौड़ के बाथरूम कराते हैं, कंट्रोल नहीं कर पाते। एग्जैक्टली, कंट्रोल नहीं आ पाता है, वो बार बार यूरिन करने जाते हैं। या कई बच्चों में ऐसे सिम्टम्स होते हैं कि वो यूरिन करने जा रहे हैं पर यूरिन हो नहीं पा रही है। तो काफी सारे होते हैं जिसकी वजह से एक बच्चे की लाइफ काफी हैम्पर हो जाती है, बिकॉज सोशल एस्पेक्ट है, एंड स्कूल में वो बच्चा जा रहा है, बार बार टीचर से परमिशन लेनी पड़ती है उसको टॉयलेट जाने के लिए। तो ये सारी चीजें, हिस्ट्री जिसे हम कहते हैं, वो पेरेंट्स से हमको बहुत डिटेल में जाननी पड़ती है, बच्चे से बहुत डिटेल में जाननी पड़ती है। कई बार काफी बच्चे बताते नहीं है स्कूल में, अगर वो बुलिंग का शिकार हो रहे हैं, पनिशमेंट का शिकार हो रहे हैं, तो ये सारे सिम्टम्स भी वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ये जो समस्या है, ये ज़्यादातर जो अगर हम कॉमन भाषा में समझे तो रात में होती होगी, लेकिन क्या ये दिन में भी ये समस्या होती है, सुबह भी होती होगी? जी हाँ, जिसको हम नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस कहते हैं। इसका मतलब है रात में बिस्तर में पेशाब हो जाना। एक अनदर टर्म है मेडिकली जिसको हम कहते हैं डायर्नल एन्यूरेसिस, जिसमें बच्चे को दिन में भी ये सिम्टम्स होते हैं, बट इसके साथ काफी और सिम्टम्स, जैसे मैंने आपको बताया, वो सारे सिम्टम्स भी पाए जाते हैं। तो जी हाँ, दिन में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है बच्चों में। तो अगर मैं ये जानना चाहूँ कि अगर हम उसको टॉयलेट ट्रेनिंग करें तो क्या इसे मैनेज किया जा सकता है? देखिए, कई बारी जब आप टॉयलेट ट्रेनिंग बच्चे को तब करते हैं जब वो 3 to 4 years का हो जाता है, एंड दिन के टाइम आप टॉयलेट ट्रेनिंग करते हैं। कभी रात में किसी बच्चे को आप टॉयलेट ट्रेन नहीं कर सकते। बेड वेटिंग जो होता है वो बच्चे के नींद में जाने के बाद होता है, ठीक है। तो कई बारी जब बच्चे गहरी नींद में, जैसे हम NREM कहते हैं मेडिकली टर्म्स में, गहरी नींद में जब बच्चा चला जाता है तब ये प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो टॉयलेट ट्रेनिंग आप उसे कर सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं होगा, बट डेफिनेटली इट विल, मतलब थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी, बट रात में आप इसके लिए कुछ टॉयलेट ट्रेनिंग से नहीं मदद पा सकते हैं। सो अगर जब यही प्रॉब्लम अगर बच्चों में कंटिन्यू हो जाए लेटर ऑन स्टेज तक भी, तो इस चीज़ को पहले तो वो बताना नहीं चाहते, ना अपने पेरेंट्स को बताते हैं, ना अपने फ्रेंड्स को बताते हैं, स्ट्रेस एंड एम्बैरेसमेंट होता है उनको। तो इस चीज़ का सोल्यूशन क्या है? जिनको ऐसी दिक्कत, कई व्यूअर्स होंगे जिनको ऐसी दिक्कत होती होगी बट वो किसी से शेयर नहीं करते। एग्जैक्टली। देखिए, एक टीनेजर की लाइफ में काफ़ी चीज़ें उस पर्टिकुलर एज ग्रुप में होती है, अलॉन्ग विथ सोशल डेवलपमेंटली भी वो मैच्योर हो रहा है।
तो ये सारी चीज़ें उसके लिए बहुत स्ट्रेसफुल होती है या फिर बहुत चिंताजनक बात होती है। जैसे आप बता रहे हैं, कई बारी स्कूल ट्रिप्स पे जाना पड़ता है इन बच्चों को, वेकेशंस पे जाना पड़ता है, पिकनिक्स पे जाना पड़ता है, या इन बच्चों को किसी और रिलेटिव के घर जाना पड़ता है पेरेंट्स के साथ में, तब एक कॉज ऑफ एम्बैरेसमेंट हो जाता है। कई बार ये बच्चे जाना नहीं चाहते हैं, ये सोशली धीरे धीरे उन पे अफेक्ट करता है, वो विड्रॉल हो जाती है सोशली, वो ये सब चीजें करना ही नहीं चाहते हैं। तो ऐसे पेरेंट्स को या ऐसे व्यूअर्स को मैं बताना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चे से खुल के बात करें। अगर उसे कोई ये प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज इसको नजरअंदाज मत करें, इसको मेडिकल हेल्प के लिए लेकर आए डॉक्टर्स के पास, इसके लिए ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो अगर हम इस पे ऐसे ही छोड़ देते हैं तो ये बच्चे की लाइफ में कंटिन्यूअस होता रहेगा। जब सेल्फ लिमिटिंग होती है ये प्रॉब्लम, बट एक कंट्रोल होने के बाद होगा, बट उसके पहले डेफिनेटली पेरेंट्स को आना चाहिए डॉक्टर्स के पास हेल्प के लिए। जो बेड वेटिंग की समस्या है ये बचपन से ना हो के लेटर ऑन स्टेज में भी कभी आ सकती है क्या? यस, जैसे मैंने आपसे बताया सेकेंडरी एन्यूरेसिस, ये वही हम कहते हैं कि बच्चे का कंट्रोल आ चुका है। कई बारी 5 से 8 साल के बच्चे नॉर्मल रहते हैं, सब कुछ सही रहता है, और उसके बाद ये सिम्टम्स चालू हो जाते हैं बेड वेटिंग या नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस के। तो इसे हम सेकेंडरी एन्यूरेसिस कहते हैं, विच इज वेरी पॉसिबल, एंड इसके लिए पर्टिकुलरली आपको मेडिकल हेल्प लेना चाहिए। तो इवन अगर जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को कैसे हेल्प कर सकते हैं कि बेड वेटिंग की जो समस्या है उसको मैनेज करने में कैसे हेल्प कर सकते हैं? ओके, देखिए कई बारी क्या होता है, या जिसे हम कहते हैं कंट्रोल, वो लाने के लिए पेरेंट्स को खुद पहले बहुत मोटिवेटेड रहना होगा। ठीक है, ये एक स्मॉल या शॉर्ट गोल नहीं है कि हमने दवाई दी और 1 हफ्ते में असर आ गया। कई बारी ये प्रोसेस को मंथ्स लग जाते हैं, महीने पेरेंट्स रहते हैं इसके पीछे। तो एक मोटिवेशन पेरेंट्स में होना बहुत ज़रूरी है, एंड सिमिलरली वो उनको कॉन्स्टेंटली अपने बच्चे को मोटिवेट करना है। ठीक है, कई बारी पेरेंट्स चिल्लाते हैं या पनिशमेंट यूज़ करते हैं कि अगर आज तुमने बेड वेटिंग की तो मैं तुमको फलाना ये चीज़ से विड्रॉ कर लेंगे, या ये चीज़, या पनिशमेंट दे देंगे। तो पेरेंट्स को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इसमें आपके बच्चे की कोई गलती नहीं है। डू नॉट यूज पनिशमेंट का तरीका ना अपनाएं प्लीज। इससे बच्चे के मन में और डर बैठ जाता है और ये प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगी। ठीक है, दूसरी चीजें हम जो एडवाइस करते हैं पेरेंट्स को, अगर आपको अपने बच्चे में ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं, 6 से 7 बजे के बाद उसका जो फ्लूइड इनटेक है, यानी जो पानी पीना है या जो भी दूध वगैरह है, ये सब थोड़े रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए। क्योंकि कई बारी बच्चे के शरीर में ऐसे हॉर्मोन्स हैं जिनके जो रात में सक्रिय या आने चाहिए बॉडी में सर्कुलेशन में, बट कई बारी वो हॉर्मोन्स नहीं आ पाते हैं। तो अगर वो हॉर्मोन्स नहीं आ पा रहे तो हम पेरेंट्स को कहते हैं कोई बात नहीं, आप ये फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन करिए। 7 बजे के बाद अपने बच्चे को ज्यादा पानी या फिर दूध या फिर ये सारी चीजें, जूस अलाउ मत करिए। सेकंड चीजें हैं जो शुगर, कैफीन। ठीक है, कई बारी बच्चों में हैबिट होती है रात को कोका कोला पीना या शुगर ड्रिंक पीना या फिर कुछ मीठा खाना खाने के बाद, तो ये सब चीजें अवॉइड करनी पड़ेगी इस सब चीजों के लिए। साइकोथेरेपी, मतलब पेरेंट्स एक अलार्म थेरेपी यूज कर सकते हैं कि एक बच्चा जब गहरी नींद में सो रहा है तो उसे उठा सकते हैं टाइम टू टाइम, ताकि वो उठकर यूरिन पास करके आ जाए। दो नॉट वेरी हेल्पफुल, बट हम ये डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं पेरेंट्स में। एंड फोर्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज अ स्टार थेरेपी। दिस वर्क्स, ये काम करता है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट पे। जिस रात आपका बच्चा ड्राई रहा या उसने बिस्तर में यूरिन पास नहीं करी, तो गिव देम अ स्टार। ठीक है, इट मोटिवेट्स देम, बहुत हेल्प करता है। बच्चे को बहुत पॉजिटिव फील होता है कि चलो आज मैंने कुछ अच्छा किया है, आई विल डेफिनेटली ट्राई, मैं फिर से ट्राई करूंगा कि ये चीज़ दोबारा ना हो। तो बहुत हेल्प करता है। तो वन थिंग दैट यू ऑल द व्यूअर्स शुड नो, स्टार थेरेपी
एंड प्लीज प्लीज अगेन आई रिपीट, अपने बच्चे को पनिश मत करिए, उसे डांटिए मत, उसे डराइए मत कि तुम्हारे में ये प्रॉब्लम है और तुम्हारे एज के बच्चों में तो ये प्रॉब्लम नहीं होती है, प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर है, ये सब मत बोलिए, ठीक है। इससे उसके मन पे या उसके जो साइकोलॉजी पे है वो बहुत बुरा असर पड़ेगा।